Hello, in this video we'll discuss cell type of organism on the basis of cell and the shape and size of the cell. Okay, the first topic is cell type. Now see, cell जो है वो मेनली दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. नाउ सी, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्रो एंड कैरियोटिक. द टर्म प्रो मीन्स, देखिए, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड दूसरा वर्ड है कैरियोटिक. ये जो कैरियोटिक वर्ड है इसमें जो मेन वर्ड है वो है कैरियन, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो ये एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल is composed of two words, sorry, the term prokaryotic is composed of two words, pro and karyotic. Pro means primitive and karyotic means ऐसा सेल जो प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस को कैरी करता है. अब नाउ विल डिस्कस कि क्या होता है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का कैसा न्यूक्लियस होता है, विल डिस्कस नाउ. सो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको ये नाम में याद रखना है. यू मतलब होता है एडवांस्ड, ठीक है, यू मतलब होता है एडवांस्ड एंड कैरियोटिक मीन्स वो सेल जो एडवांस टाइप का कैरियन, दैट इज न्यूक्लियस कैरी कर रही है. तो बेसिक जो डिफरेंस है वो तो नाम में ही आ गया कि प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है. अब नाउ विल डिस्कस प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता कैसे है, एंड यूकैरियोटिक में क्या है, एडवांस टाइप का न्यूक्लियस है. ठीक है. सो सेल ये जो प्रोकैरियोटिक होती है, सबसे पहली चीज़ ये स्मॉल होती हैं, दैट इज 2 to 5 माइक्रोन वी कैन से, ठीक है, 0.1 to 5 माइक्रोन, ठीक है, छोटी होती हैं. और ये 10 to 100 माइक्रोन की हो सकती हैं, सॉरी 5 to 10 माइक्रोन, 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो ये क्या होती हैं, जनरली स्मॉल होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जनरली, है ना. एक्सेप्शंस वी आर नॉट टेकिंग हेयर, हम लोग एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल जनरल अमूमन जो चीज़ होती है उसकी बात कर रहे हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल, eukaryotic cell generally as compared to prokaryotic it is large. The next main difference is prokaryotic जो सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ना, व्हाट इज न्यूक्लियोलस. सी, न्यूक्लियस होता है, मतलब सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा ग्रेन्युलर बॉडी होता है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं. ठीक है. जो आपके जो राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको सिंथेसाइज करता है. विल डिस्कस फर्दर इन द चैप्टर द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस. बट आपको इतना ध्यान रखना है, इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो एब्सेंट होता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक. अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिए, प्रो मतलब पुरानी है, और पुरानी चीज़ में कोई ना कोई कमी है. यू मीन्स नई, एडवांस है तो कोई ना कोई एडवांसमेंट है. तो जो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही वो यहाँ मिल रही है. ठीक है. सो एब्सेंट है यहाँ पे, प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम. अब नाउ क्रोमोसोम क्या होता है, विल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर. ठीक है. ये बहुत अभी आपको सिर्फ एक बार के लिए याद रखना है. क्रोमोसोम क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल है. आपको पता है हमारी जो सेल होती है उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक न्यूक्लियस, पहले तो सबसे पहले सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, और उसको हम लोग एज एन जेनेटिक मटेरियल बात करते हैं कि हमारा पूरा बॉडी का इंफॉर्मेशन उस डीएनए के अंदर है कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ बननी है, और उस डीएनए से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोल रहे हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर, है ना. जैसे कि मांझे से वो क्या, उसको जो गट्टी जो उसका होता है, ठीक है, चरखी फिरकी जो भी बोलते हैं, वो जो बनती है, जैसे मांझे से वो बनती है, वैसे ही सेम डीएनए से क्रोमोसोम बनता है. डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्या है, क्रोमोसोम है. जब डीएनए को इकट्ठा कर दो और एक स्ट्रक्चर बना दो तो क्रोमोसोम बनेगा. विल डिस्कस फर्दर, डोंट वरी. अभी के लिए याद रखना है कि यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम, पूरा जेनेटिक मटेरियल एक ही क्रोमोसोम बना देता है, तो यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है. बट हियर मोर देन वन, एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए और टुकड़ों में टूट के एक से ज़्यादा क्रोमोसोम बना सकता है. ठीक है. नाउ इसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है
वो नॉट वेल डिफाइंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छा नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइंड है। अब ना वेल डिफाइंड से क्या समझते हो भैया, वेल डिफाइंड का मतलब क्या नहीं है उसके पास? तो पहली चीज़ इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाउ? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को सराउंड करने के लिए एक मेम्ब्रेन है, एक गेट है ना, एक पूरा उसको सराउंड करके रखता है जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करेगा। तो वो गेट, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या न्यूक्लियस चीज़ बताओ, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कौन डिफाइन कर रहा है? ये मेम्ब्रेन है, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। लाइक ये एक कमरा है, अगर बीच में ये दीवार है तो ये दो कमरे, अगर ये दीवार ही नहीं है तो कौन सा फर्स्ट रूम, कौन सा सेकंड, एक होल है, कुछ नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है इसकी वजह से न्यूक्लियस अलग होता है, बट अगर ये मेम्ब्रेन हट जाए तो क्या न्यूक्लियस अलग होगा? नो। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज़, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो अगर सोचो ये मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अलग अलग होंगे? कैन वी डिफ्रेंशिएट? नो, वी कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू फ्लूइड, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, बिकॉज बीच में मेम्ब्रेन ही नहीं है तो दोनों मिक्स हो गए ना। सो फॉर दैट पर्पस आपको याद रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, क्या है? मिक्स्ड है। सो वी कांट डिफ्रेंशिएट। इस वजह से भी इसको क्या बोलते हैं, ये सारी न्यूक्लियस के डिफरेंस है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड क्यों नहीं है। उसका पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड नहीं है। तीसरा पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड है। नाउ हमने बोला था कि इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है थ्रेड लाइक, अगर मैं ये हटा दूं मेम्ब्रेन तो ये सारा बाहर फैल जाएगा, तो एक जगह पे न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस नहीं रहेगा, बाहर फैल जाएगा। सो ये तीन डिफरेंस आपको याद रखने हैं, कैसे कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, इन तीन रीजंस की वजह से वेल डिफाइंड नहीं है। सो ये सेपरेटली तीन डिफरेंसेस बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्कैटर्ड, ध्यान रखिएगा, पैक्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे। नाउ सबसे पहले व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली? सेल के अंदर जो भी उसकी और छोटी चीज़ें होती हैं जो कंबाइनली एक सेल का एक पूरा फंक्शन बाहर लाती है, छोटी छोटी मशीनरी, उसका छोटा छोटा वर्क करने वाली, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। जैसे एक इंसान के खूब सारे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में खूब सारे ऑर्गन्स हैं, तो हम एज एन एक पूरा लिविंग बन पाते हैं खूब सारे ऑर्गन्स की वजह से। सेम वैसे ही एक सेल के अंदर खूब सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनेलीज बोल रहे हैं, वो उसके ऑर्गन हैं जो उसको एक कंबाइंड फंक्शन देते हैं। सो यहाँ पे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक वी नो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम ध्यान रखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड, प्लास्टिड, ये आपका प्लास्टिड हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे बिकॉज ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, इट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एंड हियर all like Golgi body, mitochondria, all double membrane bound or membrane bound cell organelles present. Next thing is यहाँ पे no meiosis। देखिए आपका जो सेल होता है, हमने बोला था, हमने क्या, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, all न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वो जो अराइज होती है ना, नई वाली सेल्स पुरानी सेल से, वो कैसे होती हैं? जो प्रीमिटिव सेल है वो क्या होती है? डिवाइड करती है, और डिवाइड करके दो या जितने में भी डिवाइड करती है वो नए सेल्स बना देती है। और ये जो डिवीजन होता है ना, विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये जो डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अभी के लिए आप इस चीज़ को भूलिए, बिकॉज अभी एकदम से ये सारी चीज़ें दिमाग में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वो आप नहीं एक बार के लिए याद रख पाएंगे इतना। अभी तक सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। विल डिस्कस फर्दर, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मियोसिस
नहीं होता है, सिर्फ माइटोसिस होता है, और यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। विल डिस्कस, डोंट वरी, है ना। सो ये सारे क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। क्वेश्चन कम्स अगेन, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में तो नहीं है, बट आपको इतना मतलब वही बात है, एनसीईआरटी के अंदर आपको लाइनें सब दी हुई हैं, बट उनमें से आपको निकालना पड़ता है मैटर, तो वो चीज़ नहीं होती, तो उसको हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यहाँ पे वेल डिफाइंड होता है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं होता? ऑल 3 रीजन्स यू हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड यू मतलब एडवांस्ड, तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट इज सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी 2 टाइप के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा ये सेल नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, इधर हम लोगों ने सेल का टाइप डिस्कस किया था। नाउ तो ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के हो गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यूनि मीन्स सिंगल और सेल मीन्स सेल्स, मल्टी मीन्स मल्टीपल that is more in number, and cell means cell. तो unicellular organisms are composed of single cell and multicellular organisms are composed of more than 1 or 2 cell, है ना, 2-3 सेल से ज़्यादा सेल्स होंगी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट थिंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है मतलब जो हम हैं, हमारे अंदर सेल्स हैं, और हमारा जो फंक्शन है, हम लोग बहुत सारा फंक्शन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे वर्क हैं। न्यूट्रिशन लेना है, दैट इज़ डाइजेशन वाला एक्टिविटी है। दूसरा रेस्पिरेशन करना है, दैट इज़ ब्रीदिंग वाली चीज़, और रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है ना, तो एनर्जी वाला प्रोसेस। देन फिर न्यूट्रिशन हो गया, ब्रीदिंग, आपका रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। आपका एक्सक्रीशन वाला पार्ट भी करना है, तो बहुत सारे वर्क हैं एक बॉडी के अंदर। यहाँ पे सारे वर्क एक सिंगल सेल करती है, वही रेस्पिरेशन कर रही है मतलब एनर्जी भी वही बना रही है, वही न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है। न्यूट्रिशन को मतलब सिंप्लीफाई करने का काम भी उसका ही है, एक्सक्रीशन भी उसका ही है, सारे काम उसको ही करने पड़ेंगे बिकॉज है ही वो, है ना। काम तो सारे उसको करने पड़ेंगे बिकॉज वही एक लिविंग चीज़ है, उसके साथ में और कोई थोड़ा ना कि वो बांट लेगी, तो यू हैव टू बी रिमेंबर। सो यहाँ पे सिंगल सेल इज परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन। हेयर मल्टीपल सेल्स हैं, अब मल्टीपल सेल्स है तो फंक्शन सबको अलग अलग दे दो, अलग अलग फंक्शन सबको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एक फेस्टिवल है या फिर कोई भी एक डे है, ठीक है, आप लोग सेलिब्रेट जिसको करते हैं हमारे स्कूल में या फिर कहीं पे भी कोई भी हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग को डेकोरेशन करना है, क्लास में डिफरेंट अरेंजमेंट करना है उस फंक्शन को अरेंज करने के लिए। अब बच्चे हैं 9-10, ठीक है, तो या तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि सारे बच्चे एक बच्चा अपना अपना काम कर रहा है कि मैं एक समोसा ले आऊँगा, खाने का भी एक समोसा ले आऊँगा, एक दीवार में सजा दूँगा, एक कोना सजा दूँगा, एक थोड़ी सी एंकरिंग कर लूँगा, ऐसा नहीं करते हम पहले देखते हैं कितने बच्चे, उनको काम डिवाइड करते हैं कि ये 2-3 बच्चे क्या कर लेंगे, एंकरिंग का काम संभाल लेंगे, ये 2-3 बच्चे क्या करेंगे, ये डेकोरेशन संभालेंगे, 2-3 बच्चे केटरिंग का काम संभालेंगे। सो सेम हियर, यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हैं तो सबको फंक्शन असाइन हो जाता है। मीन्स एक सेल 1 या 2 या फिर कुछ फ्यू फंक्शंस परफॉर्म करेगी, दूसरी सेल दूसरा फंक्शन करेगी। तो हम लोग मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर सेम ऐसा होता है, हमारी सारी सेल्स एक ही काम थोड़ा ना करती हैं, या फिर एक सेल सारे काम करेगी फिर दूसरी सेल सारे काम करेगी, ऐसा नहीं होता। कुछ सेल्स डाइजेशन कर रही हैं, कुछ सेल रेस्पिरेशन कर रही हैं, कुछ सेल हमें मूवमेंट करवाती हैं, हमारी हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब में जो सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स हमें देखने में हेल्प करती हैं। तो डिफरेंट सबका क्या है, अपना अपना फंक्शन है। बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर तो ये वर्क दे सकते हैं सबको, ये यूनिसेलुलर है बेचारा क्या करे, खुद को ही करने पड़ेंगे सारे, कोई है ही नहीं। सो यहाँ पे एक और चीज़ नहीं होती, दैट इज नो डिविजन ऑफ लेबर। ये वाली चीज़ इससे रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ लेबर। सुनिए, डिवीजन ऑफ लेबर। अभी अभी क्या किया क्लास में, जो हम लोगों ने बच्चों की बात की थी, बच्चे क्या थे, लेबर थे, उनको डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया लेबर का एक वर्क करने के लिए। यहाँ पे बच्चे ही नहीं है, मतलब सेल ही नहीं है, एक ही सेल है, तो नो डिवीजन ऑफ लेबर। किसी को हम लोग अलग अलग काम नहीं दे सकते बिकॉज सेल ही एक है। बट यहाँ पे हियर डिवीजन ऑफ लेबर विल बी देयर,
जितनी भी सेल्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार आता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जस्टिफाई द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर। और ये किस में होता है? तो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल और अ सेल, मतलब किसी भी एक ग्रुप ऑफ सेल को या कुछ सेल्स को एक स्पेसिफिक फंक्शन अलॉट कर दिया जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स को अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन अलॉट कर दिया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। और इस पर्टिकुलर चीज़ को ही हम लोग टेक्निकली बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है एंड यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर है तो उनको फंक्शन अलॉट हो गए और फंक्शन अलॉट होने वाले चीज़ को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इनिशियल स्टेज पे नॉर्मल जब छोटी सेल पैदा होती है उनका कोई फंक्शन नहीं होता, बाद में उनको अपना अपना फंक्शन दे दिया जाता है। आप न्यूट्रिशन देखो, आप डाइजेशन देखो, ठीक है, आप एक्सक्रीशन देखो, तो ये जो अपना अपना फंक्शन दे दिया है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज व्हाट? डिफरेंशिएशन। तो ये दो टर्म जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। टिश्यू चैप्टर में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़नी है, बिकॉज यही है सेल से टिश्यू बनने का प्रोसेस। विल डिस्कस फर्दर। सो यहाँ पे नो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स नो डिफरेंशिएशन, सेल्स को कोई फंक्शन अलॉट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं तो अपना अपना फंक्शन अलॉट है। अब यहाँ पे जनरली जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है बेचारी, इतना सारा काम करेगी तो जल्दी उस पर प्रेशर है तो वो जल्दी डेथ होगी उसकी। यहाँ पे लाइफ स्पैन थोड़ा सा एज कम्पेयर बड़ा होता है। ठीक है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर कोई मतलब इनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन बहुत नहीं रहता, ये बहुत सिंपल है। और इनके अंदर मॉडिफिकेशन रहता है वर्क में भी और स्ट्रक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो ये क्या, और यहाँ पे जब भी रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो पूरा एक सेल कंज्यूम हो जाता है। एक सेल डिवाइड होकर दो बनाएगा, ठीक है, पूरा एक सेल कंज्यूम हो गया रिप्रोडक्शन में। बट यहाँ पे एक खूब सारा पूरा ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर खूब सारी सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स ही पार्ट लेंगी रिप्रोडक्शन में, बाकी ऑर्गेनिज्म एज इट इज़ रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मेन जो डिफरेंस है यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। क्वेश्चन कम्स, ध्यान रखिएगा। नाउ विल डिस्कस शेप एंड साइज ऑफ सेल। सेल का शेप एंड साइज। नाउ द शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरीज, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि सेल का तो एक नॉर्मल साइज़ है, इस साइज़ का सेल होता है, ठीक है, नहीं, बहुत टाइप, बहुत ज़्यादा वेराइटी है। कोई सेल बहुत छोटा है, दैट इज़ 0.1 और 2 माइक्रोन का, और कुछ सेल 20 माइक्रोन तक भी बड़े होते हैं, 10-20 माइक्रोन तक भी बड़े होते हैं। सो बहुत ज़्यादा साइज़ में बहुत ज़्यादा क्या है, वेराइटी है ना, छोटे से लेकर के, लाइक आपका जो आरबीसी होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, सबसे छोटा सेल इज़ आरबीसी, दैट इज़ रेड ब्लड सेल। और पूरे हम लोग अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बोलें, पूरे लिविंग वर्ल्ड में बोलें, तो सबसे छोटा है एक बैक्टीरिया, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटी लिविंग सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी क्या है, वी नो, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, तो साइज़ में देखिए कितना वेरिएशन है, साइज़ बहुत छोटा भी है, बड़ा भी है। नाउ दूसरी चीज़ है, अच्छा, हमारी बॉडी की जब भी आपको बात करनी है ना, हमारी बॉडी का पता होना चाहिए, बिकॉज यार हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें हमारा नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा ना। तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल आरबीसी होती है, सबसे बड़ी सेल क्या होती है, नर्व सेल होती है। वो झाड़ू वाली सेल पड़ी होगी कभी, अगर पड़ी होगी तो ठीक है, नहीं पड़ी होगी तो विल डिस्कस, है ना। एक सेल होती है, ऐसी सेल होती है, इस टाइप की सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, ये हमारी बॉडी में मैसेज लेके जाती है। हमारी बॉडी में जो मैसेजिंग का काम होता है ना, हमारे अंदर जो सेंस वाली पावर है, एबिलिटी टू सेंस, है ना, वो सारा काम इन चीज़ों का है। बाहर से किसी ने टच किया, हमें पता चल गया, वो चीज़ कहाँ से पता चल रही है, इन सेल्स की वजह से। ये मैसेज लेके जाती हैं, केबल, है ना, हमारी बॉडी में पूरा सिस्टम। तो नर्व सेल सबसे बड़ी सेल है हमारी बॉडी की, और सबसे छोटी जो सेल है वो आरबीसी है। नाउ विल डिस्कस शेप।
शेप भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, आप एक शेप नहीं बोल सकते सेल का। कुछ सेल्स होती हैं छोटी राउंड ओवल, ठीक है, जैसे हमारी मैक्रोफेजेस हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई, हमारी बॉडी में बहुत टाइप के सेल्स हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ सेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी सबका अलग अलग है। कुछ सेल्स होते हैं अपने फंक्शन के हिसाब से इनका शेप और इनका साइज होता है। कुछ सेल्स होती हैं जो आपकी बाय कॉन्केव, लाइक पेड़ा खाया है या फिर आपने कभी वो रोटी बनाने से पहले जो उसका जो डो होता है उसको हम लोग यूँ करके बीच में से उसको प्रेस कर दो, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बाय कॉन्केव बोलते हैं, दोनों साइड से कॉन्केव हो जाए। तो बाय कॉन्केव जो स्ट्रक्चर होता है वो आरबीसी का होता है। तो आरबीसी की शेप क्या होती है, बाय कॉन्केव, दोनों साइड से दबी हुई, जैसे पेड़ा होता है, पेड़े में दोनों साइड दबा हुआ होता है ना, इधर से भी ऊपर से भी, और साइड में एजेस जो होती है थोड़ी मोटी। सो इसको हम लोग बाय कॉन्केव शेप बोलते हैं। कुछ ओवल शेप की भी होती है, न्यूट्रोफिल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई। कुछ होती है ऐसी इलोंगेटेड सी सेल्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं नर्व सेल, ठीक है। कुछ होती है अमीबॉइड जिनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, लाइक अमीबा जो सेल है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो कुछ भी कैसा भी पानी की तरह गिरा वैसा ही शेप हो गया। सो अमीबॉइड भी सेल्स होती हैं, दैट इज WBC। हमारी जो वाइट ब्लड सेल होती हैं वो अमीबॉइड शेप की होती है, इरेगुलर। सो देखिए साइज एंड शेप में कितना वेरिएशन है, साइज भी सबकी कितनी अलग अलग है और शेप भी सबका क्या है, बहुत वेरी करता है। तो कभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि साइज एंड शेप जो है एक वेल डिफाइंड है, एक सेल का ये साइज या फिर शेप होगा। डिफरेंशिएट इट वेरी लार्जली, ग्रेटली इट वेरीज, ये आपको ध्यान रखनी है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कोई सेल छोटी होंगी, कोई बड़ी होंगी, कोई सेल्स की साइज़ किसी की राउंड है, किसी की ओवल है, किसी की बायकॉन्केव है, किसी की इलोंगेटेड है, किसी की ब्रांच्ड है ना। तो ये सब क्या है, जैसे स्क्लेरिड्स जो प्लांट और एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जैसे स्क्लेरिड्स हो गई, वो इलोंगेटेड होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं। हमारी जो मसल सेल्स हैं वो ऐसे इलोंगेटेड स्पिंडल शेप होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप, जो मसल सेल्स होती है ना हमारी वो। सो हमारी जो शेप और साइज़ है सेल की वो ग्रेटली वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, है ना। और इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी इनका जो शेप है वो थोड़ा सा डिसाइडेड होता है। सो टिल हेयर इन दिस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड द टाइप ऑफ सेल्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्विकली विल, है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कैरी करने वाली सेल, एडवांस टाइप का न्यूक्लियस कैरी करने वाली सेल, स्मॉल होती है, लार्ज होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियोलस होता है, सिंगल क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता 3 रीजन की वजह से। क्यों? सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड नहीं होता। एक पॉइंट आ गया आगे कि आप खुद डिराइव कर सकते हो, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है तो बाहर आ जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ एब्सेंट होती हैं, यहाँ सब प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे सिर्फ मियोसिस होता है, यहाँ पे बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। फिर यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस, यहाँ पे सिंगल सेल होगी यूनिसेलर में, मल्टीसेलर में मोर देन वन सेल्स होंगी। यहाँ पे एक सेल ही सारा काम कर रही है बेचारी, यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उनको फंक्शन डिवाइड हो जाते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे होता है। यहाँ पे लेबर ही नहीं है तो डिवीजन भी नहीं होता है, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन भी नहीं होता। जो वो फंक्शन अलॉट करने वाला जो सेल का डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है एक फंक्शन अलॉट हो जाना, तो यहाँ पे एक ही फंक्शन अलॉट नहीं होता, यहाँ पे खूब सारे फंक्शन अलॉट रहते हैं एक ही सेल को, और यहाँ पे 1 या 2 स्पेसिफिक फंक्शन अलॉट रहते हैं। देन वी हैड डिस्कस द शेप एंड साइज की, जो शेप एंड साइज है सेल की वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, वेरी करती है। सो ये हमारा क्या हो गया अभी तक का सेल टाइप, ऑर्गेनिज्म के टाइप और सेल का शेप एंड साइज पढ़ लिया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। एक सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल आपके होंगे बैक्टीरियाज, मेनली सबसे मेन जो है वो आपके कौन है, बैक्टीरिया है। सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन है, बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक में तो है ही प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो यूकैरियोटिक टाइप की है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज हैं। ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर कौन है, बैक्टीरिया ही हैं, सिंगल सेल भी हैं वो प्रोकैरियोटिक भी हैं। और आपके कुछ जैसे कि अमीबा वगैरह हो गए, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर हैं। मल्टीसेलुलर आपके जितने भी आगे के हैं, एनिमल्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, ठीक है। सो ये सारा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया,
Now in the next video we're going to discuss the typical structure of a cell. Okay, thank you.